दक्षिण के संकटमोचक राधाकृष्णन ताक झांक आर जयरथ। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में सबसे आगे हैं, एक दिलचस्प विकल्प है। हालांकि वह एक कट्टर आरएसएस कार्यकर्ता है, लेकिन उनकी राजनीतिक दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह सहमति वाली है। वह सहमति की राजनीतिक वाले वाजपेयी युग की उपज है और 1980 में भाजपा के गठन के समय वह दिवंगत प्रधानमंत्री के सहयोगी रहे थे। बाद में जब उन्हें भाजपा की तमिलनाडु इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो उन्होंने अपनी पार्टी के तमिल सहयोगी दलों द्रमुक और अन्ना द्रमुक दोनों को संभालने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। वास्तव में दोनों दलों के नेताओं के साथ उनके संबंध इतने अच्छे थे कि वे मजाक में उन्हें तमिल भाजपा का वाजपेयी कहते थे। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें वाजपेयी की तरह ही गलत पार्टी में सही व्यक्ति की भी कहा जा सकता था। गलत पार्टी में सही व्यक्ति भी कहा जाता था। जब भाजपा ने दोनों द्रविड़ दलों से नाता तोड़ लिया और तमिलनाडु में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो राधाकृष्णन की जगह के अन्नामलाई को नियुक्त किया गया। अन्नामलाई की टकराव वाली राजनीतिक पार्टी के लिए ज़्यादा अनुकूल थी। हालांकि अब जब भाजपा ने अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है, तो अन्नामलाई को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी जगह भाजपा विधायक नैनार नागेंद्रन को नियुक्त किया गया है, जो अन्ना द्रमुक के पूर्व नेता और मंत्री हैं। राधाकृष्णन की पदोन्नति कई मायनों में मायने रखती है। अगले भाजपा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर मतभेदों के बीच उनकी आरएसएस से जुड़ी साख संघ के लिए एक शांति प्रस्ताव है। द्रविड़ दलों के साथ उनका तालमेल भाजपा के अन्ना द्रमुक के साथ अपने गठबंधन को फिर से बनाने की कोशिशों में मूल्यवान साबित हो सकता है, लेकिन शायद यह उनकी संयम और आम सहमति की प्रतिष्ठा ही थी, जिसने भाजपा आलाकमान द्वारा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन के दौरान उनके पक्ष में वोट डाला। राधाकृष्णन पिछले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बिल्कुल विपरीत हैं, जिनका 3 साल का संक्षिप्त कार्यकाल उथल-पुथल भरा और विवादों से भरा था। धनखड़ का विरोध के साथ अक्सर टकराव होता रहा। धनखड़ का विपक्ष के साथ अक्सर टकराव होता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप रोजाना व्यवधान और हंगामा होता रहा। उनके कार्यकाल में विपक्षी सांसदों के निलंबन की संख्या भी सबसे ज़्यादा रही। उम्मीद है कि राधाकृष्णन राज्यसभा में कुछ शिष्टाचार और व्यवस्था कायम वापस लाएंगे और मुद्दों पर पार्टी लाइन पर अड़े रहते हुए सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाएंगे। जाहिर है, उपराष्ट्रपति पद पर धनखड़ का साया मंडराता रहा है, क्योंकि मोदी सरकार उनके साथ हुई अपने दुखद अनुभव को दोहराने को तैयार नहीं है। दोस्त
दोस्तों उपराष्ट्रपति आरएसएस का कट्टर कार्यकर्ता है। देख लो दोस्तों, धीरे धीरे पूरे देश में आरएसएस का जाल फैला दिया है इन्होंने। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भैया रक्षा मंत्री, सारे ऊपर से नीचे तक सब आरएसएस के कट्टर कार्यकर्ता ही आगे आ रहे हैं। और दोस्तों आरएसएस कोई रजिस्टर्ड पार्टी भी नहीं है या रजिस्टर्ड कोई संस्था भी नहीं है। और दोस्तों आरएसएस को लोग कहते हैं कि जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी को मिली हुई है, वही आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को भी मिली हुई है। आरएसएस की फंडिंग कहाँ से होती है, जनता के सवाल जवाब आए दिन मीडिया में घूमते रहते हैं कि आरएसएस को अमेरिका, चीन, पता नहीं कहाँ कहाँ से गो का मतलब गाय का जो बीफ का मीट कंपनी देती है, उससे भी इन्होंने चंदा लिया है। पता नहीं कितनी अधूरी सधूरी शर्तें, पर घूम फिर के हकीकत तो यही है कि आरएसएस का दखल, आरएसएस कोई ऐसा संगठन नहीं है या गवर्नमेंट से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। और दूसरी बात, ऐसे संगठन तो बहुत है, हर धर्म के, हर मजहब के ऐसे संगठन बहुत हैं, पर लेकिन गवर्नमेंट उसको सीधे तौर पर हाईलाइट भी कर रही है। पहले चोरी छुपे होता था। और भैया आरएसएस भी लोगों की नॉलेज में तो वही है जैसे आपका खालिस्तान वाले, और दूसरे कई मुस्लिम गुट भी है। और बाकी इनका गठजोड़ क्या कहता है, और भैया देश को ये किस रास्ते पे ले जाएंगे। अभी तक तो 11 साल में जनता इनसे खाली कोई मतलब सुधार नहीं हो पाया देश में। बाकी जनता अपनी राय भी रखते रहे। दोस्तों जो उपराष्ट्रपति के राधा कृष्णन जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो सीपी राधा कृष्णन भैया आरएसएस के कट्टर कार्यकर्ता है। दोस्तों आप अपनी राय भी देते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी करते रहिए दोस्तों।